हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज स्टूडेंट चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मेरे हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 इकोनॉमी का। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड हैं। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र की इम्पोर्टेंस को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, अभी रिसेंटली आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है, तो चलिए, या यूपीपीसीएस का सबके लिए बेनिफिशियल भाई 2023 का है, नया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम करेंगे आयोजन के बारे में। स्वतंत्रता पश्चात भारत के लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने अथवा देश को आत्मनिर्भर एवं नेतृत्वकर्ता देशों की श्रेणी में लाने हेतु नियोजन की रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत संसाधनों की संभाव्यता आकलन करते हुए प्राथमिकता का निर्धारण किया गया तथा उनकी प्राप्ति हेतु 5 वर्षीय रणनीति बनाई गई। तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा में 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया। यह गैर संवैधानिक संस्था थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। यह एक सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल। नीति आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय भारत में परिवर्तन संस्थान नीति की स्थापना भी मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था बनाया गया। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। आर्थिक रणनीतिक एवं नीति में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सम्मिलित को सुनिश्चित करना और समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। रणनीतिक और दीर्घावधि की नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना, महत्वपूर्ण हितधारक तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधानों की संस्थाओं के बीच परामर्श भागीदारी को प्रोत्साहन देना। तो इस पर पढ़ लीजिए। नीति आयोग के गठन 1 जनवरी 2015 से को किया गया। संकल्प था तो 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके खासी परिषद में सभी राज्यों और विधानमंडलों के युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष एवं उसके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के अलावा निम्न भी होंगे: उपाध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और पूर्णकालिक सदस्य, और अंशकालिक सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं में अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। पदेन सदस्य जो थे अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के इस अधिकारी जिनकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी अनुसार सचिवालय। और वर्तमान नीति आयोग की संरचना क्या है? अध्यक्ष है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री BBR सुब्रमण्यम 2023 तक 25 फरवरी। और पूर्णकालिक सदस्य हैं डॉक्टर VK सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर VK पाल और डॉक्टर अरविंद बिरमानी। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना निर्माण के राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। संरचना की बात करें, अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य कौन है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। कार्य योजना द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना,
राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों का समीक्षा। भारतीय संविधान में नियोजन है। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों 3839-46 से प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक नियोजन का एक विषय क्या है? तो समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन एक विषय समवर्ती सूची में। संविधान के 7वीं सूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय को दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नीति आयोग के अंतर्गत। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन किया गया। ये किया गया 18 सितंबर 2015 को। DMEO नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है। इसका गठन 18 सितंबर 2015 को मूल्यांकन कार्यालय तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय करके किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो ये जो है दूसरा तीसरा सही है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें DE वाला होगा, क्योंकि नीति आयोग भी है, ये तभी के हैं। सरकार 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्रतिस्थापन किया गया और तत्कालीन समय में योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विभाग परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गौरवान्वित काउंसिल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न तो वित्त आयोग की संवैधानिक निकाय है और न ही आयोग की। और वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिसे राज्य की पूंजीगत और स्वायत्त दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो इसमें जो सही पूछ रहा है तो ये दूसरा वाला सही है आपका, बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक परिषद कहा गया? तो कहा गया योजना आयोग। अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, जो अब नीति आयोग बदल गया, उसको आर्थिक मंत्री परिषद का कहा गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध किससे है? तो संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि कौन सी थी? तो 6 अगस्त 1952 थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 को। पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। और भारत का योजना आयोग है तो एक सलाहकारी निकाय संस्था। और योजना आयोग है अर्ध राजनीतिक निकाय। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जिसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये सही नहीं है। नीति आयोग के विषय में विकल्प भी सही नहीं, क्योंकि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों तथा भारत के विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया गया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो आया था 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान लेने के लिए किया? तो वह योजना आयोग के। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ तो 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण की चिंतन समूह में नीति का स्वरूप क्या है? तो ये है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है? तो नीति आयोग है। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का CEO है? तो वो है अमिताभ कांत। और ठीक है, अभी कौन है? BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह है कर्नाटक।
और नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो वो है कर्नाटक। इसमें बिहार दिए गए प्रश्नकाल में सी उत्तर था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के चालू कीमतों व शुद्ध घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश की है, उसके बाद बिहार की है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 32.1 2019 का आंकड़ा है। अभी 2022 का देखेंगे, ये है 2020 का आंकड़ा। भारतीय योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो योजना आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष सदस्यों में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ये सभी के सभी सही है। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? तो पी चिदम्बरम ये नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन थे, प्रणब मुखर्जी थे, मोंटेक अहलुवालिया थे। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया जुलाई 2004 से 14 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। और निम्न में से भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रोफेसर एम खुसरो। इनके साल में कोई नहीं, तो कोई नहीं है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है तो भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबंध है? तो वित्त आयोग, विकास परिषद, तो संघीय परिषद। तो ये जो है ये है संसद है, और दूसरा है आपका ये राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन हो गया सी। इंडिया की विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एसपी गुप्ता समिति द्वारा। और ये है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने, ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो इसमें से क्या पूछा? दिए गए सही उत्तर का चुनाव करिए। योजना नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। तो ये सभी के सभी हैं। तो अगला है आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? तो आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकारण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। अगला है वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ जुटाए जाते हैं? तो वो ऋण से जुटाए जाते हैं। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया ये जनसंख्या को। अगला है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। भारत में नियोजन के संदर्भ में सत्य क्या है? तो सत्य है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक को स्वीकृति किया। ये सही है। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की। ये भी सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा। ये भी है सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की। सभी सत्य हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो तैयार की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो किया जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारंभ तैयार किया? तो वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। चल योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। ये योजना को 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए सापेक्ष होती है। सभी सही है। अगला है चल योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है ये 1 वर्ष के लिए होता है, 3, 4, 5 ये निर्धारित होती है। तो ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, सही है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था जी मर्डल द्वारा। पिछड़े देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मर्डल द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा किया गया। और ये राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ये 1978 मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। और भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो वह थी 78 से 79 के बीच में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 17। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12 से 17। पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है तीव्रधारी एवं अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जीडीपी में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि, 4% दर से कृषि संबंधी और 10% दर से विनिर्माण। तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के सभी का सत्य है। ठीक है।
और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र, अच्छा इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि अनुमानित थी तो 4% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए कितने औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया तो वो 4%। और अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रसारित परिकल्पना पत्र में विकास निर्दिष्ट रखा गया वो 9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई थी तो वो सामाजिक सेवाओं की मदद के लिए, ये देख लीजिए। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के सरकार प्रपत्र के अनुसार इस योजना में सर्वाधिक व्यय होगा सामाजिक सेवाओं पर। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा वो 1000 बिलियन था। और भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था तो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो वो था तीव्रतर धारणी एवं ज्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय भारत की 12वीं तीव्रता धारणी अधिक समावेशी विकास थी योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस स्तर पर जोर दिया गया था इस पर अधिक तीव्रता एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि पर दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी तो ये लागू हुई थी 2007 से 12। निम्न संधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित है तो वह 7 से 11, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 7 से 12 सॉरी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाग क्या है तो तीव्रता में अधिक सम्मिलित वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा तो यह रहा तीव्र और समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था तो समाविष्ट आर्थिक विकास। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या में 1.5% वार्षिक वृद्धि होने एवं औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी, ये 10 वर्षों में इसकी बात हुई थी। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर की वृद्धि आशा की गई ये निर्माण कार्यों से। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है तो उसका आकार था 36,44,718। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है तो वह की गई ऊर्जा के क्षेत्र के लिए। फिर नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रसारित है तो सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई वह है 10.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि लक्षित किया गया 4%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर लक्ष्य कितना है 9% है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं करता है तो वह पूंजी बाजार का सशक्तिकरण ये नहीं करता, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों को विस्तार करना और लिंग असमानता की कमी लाना ये है। और इस शिक्षा क्षेत्र में लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कितने IIT स्थापित किए गए तो 8। ठीक है और नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मिट गया है क्या, मिटा नहीं इधर होगा 1 मिनट। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई तो रखी गई 7%। 10वीं पंचवर्षीय योजना वृद्धि दर लक्ष्य क्या है तो वह है 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ तो वह 2007 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है 2002 से 2007। देखिए कथनों में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है तो कथनों के नीचे कोट सही उत्तर चुनिए। तो योजना आय के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि, निर्धनता अनुपात को 2007 से 20% करना, 2007 साक्षरता दर से 73% तक बढ़ाना, तो वह पहला। ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया वह है ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है संचार में, तो देख सकते हैं कृषि में 3.97 और दूरसंचार में 15%, वित्तीय सेवाओं में 11.69%, विनिर्माण में 9.82 और व्यापार में 9.44। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी दलहन तिलहन में, फसल एवं तिलहन में 4.29 और फल एवं सब्जियों में 2.97, अनाज में 1.28 और अन्य फसलों में 3.58। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या है तो बजट दर से अधिक थी। अगला है 2000 से 2 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी थी तो संभावना से लगभग आधी हुई।
भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो वह थी नवीं भारत में नवीं पंचवर्षीय योजनागत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई वह है 6.5%। अगला है, नवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया? तो वह किया गया 58%। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें महिलाओं कांस्य योजना प्रारंभ की गई थी? वह नवीं पंचवर्षीय योजना में। और नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है? तो वह है 4। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो हुई अप्रैल 1992 में। अगला है, अप्रैल 1992 में वर्ष 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू रही? तो वह लागू रही 8वीं। और निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न से किस विकास दर को चुना? तो वह 5.6। 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर रखी गई थी, यह रखी गई थी 7.5%। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी? तो वह होगी 7,98,98,000। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्र परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? सरकारी ऋणदान। पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में 8 पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य परिवर्तन क्या था? जिसका परिवर्तन था अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में लोक निवेशों का संकेंद्रण। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न है। विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें अंतर यह था कि इसमें कृषि और ग्रामीण विकास पर प्रमुख बल दिया गया। और अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो 8वीं। 6ठी और 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः 1980 से 85 तथा 92-97 की अवधि की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? भारत का भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा निम्नांकित में से दिया गया था। ये दिए गए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, ये संपूर्ण परिवार का अंगीकरण के लिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम के शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास का। और निम्नलिखित में से कौन योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो वह 6ठी योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया जाता था तथा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो वह 5वीं। और निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी? पंचम वर्षीय योजनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? तो पंचवर्षीय पता 5वीं पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा दिया गया। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में लगाया गया? तो 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 4थी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। अगला है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसमें गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण गरीबी हटाओ, तो ये भी तो गरीबी हटाओ था। ये गरीबी उन्मूलन का नारा जो है, गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 1971 में दिया गया। 4थी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हालांकि एक चुनावी नारा था, ना कि 4थी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। हाँ, 4थी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की चर्चा शुरू की गई थी, लेकिन यह एक उद्देश्य के रूप में नहीं बल्कि 5वीं पंचवर्षीय, तो ये 5वीं लगा सकते थे, इतनी बाकायदे ये लोग कर देते हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हुआ था? पहले गरीबी हटी थी, फिर बैंकों का पहले गरीबी थोड़ी पहले हरित क्रांति आई थी, फिर बैंकों का फिर ये हुआ था, गरीबों को हटाया गया था, गरीबी हटाई गई थी, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नहीं, नहीं जी, ये बैंकों का राष्ट्र गरीबी लास्ट में हटते थे, तो ऐसा। तो बैंकों का हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, गरीबी को हटाया गया था 1971 में। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल किस पे आधारित था? पीसी महालनोबिस पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो वह थी द्वितीय की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था ये 1951 से 52 में। नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था ये हायरॉड डोमर मॉडल था। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास था। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में हुई, गलत है। पहला सही है। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निश्चयात्मक जोर दिया, सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक विभक्ति के बढ़ने के संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार पर अपनाया गया, ये भी सही है। पहला दूसरा पंचमी पंचवर्षीय योजना पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो ये गलत है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगला है सूची 1 को सूची 2 मिलाएं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे थी? हायरॉड डोमर मॉडल पे थी। और द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल पे थी। और ये तृतीय थी एस चक्रवर्ती मॉडल पे। और चौथी थी अशोक रुद्र मॉडल पे। तो प्रथम जो थी प्रथम योजना आयोग क्या थी? तो इसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास। और द्वितीय योजना आयोग का क्या था? द्वितीय योजना का तीव्र औद्योगिकीकरण था। और तृतीय योजना का आधारभूत उद्योग का प्रसार। और चतुर्थ योजना की स्थिरता के स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पंचम का था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो ऑप्शन हो गया डी। तो देख लीजिए, प्रथम योजना आयोग 1951 से 56 में, वर्ष 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। द्वितीय योजना 1956 से 61 में आधारभूत तथा भारी उद्योग पर विशेष बल के तहत तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तृतीय 61 से 66 में था उद्योगों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष बल। और चौथा था 1969 से 74 में स्वावलंबन की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र के साथ आर्थिक विकास। और पंचम था 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 1978 बदले में अनाज कार्यक्रम तथा 1977 अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1951 से 56 चली थी। और जो तृतीय थी वो चली थी 61 से 66। और जो चौथी चली थी वो चली थी तीसरी के बाद ही चलेगी। तो नहीं, चौथी जो थी 1969 से 74 में। और ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। फिर नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो सबसे ज्यादा थी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 10वीं में थी 7.6। सबसे कम थी तीसरी में, 7 में है नहीं। अगला है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में सर्वोच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो वह थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही? तो वह रही 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और छठी योजना में कितनी वृद्धि दर थी? 3.9। और 7वीं में विकास दर कितनी? उत्तर प्रदेश में विकास दर कितनी? 7वीं में जो थी वो 5.7 थी। और 8वीं में कितनी थी? 3.2 थी। और 9वीं में थी ये 2.5। तो ऑप्शन हो गया ए। तो छठी में 3.9, 7वीं में 5.7 और 8वीं में 3.2, 9वीं में 2.5। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी थी? 7 वर्ष। ठीक है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? तो 1966 से 69 के बीच में। भारत में योजना आयोग की अवधि थी तो वह थी 66 से 69 के बीच में अवकाश की अवधि थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो वह है 1991 से 2000 के बीच में।
20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 प्रारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा इसमें गरीबी, साक्षरता संबंधी बिंदु तथा आम आदमी के जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाने के असमानताओं को कम करने में वांछित उद्देश्य से प्राप्त करने के लक्ष्य थे। अगला है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग का। यद्यपि 1991 में बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था स्वीकृति कर ली गई, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी लागू है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति में अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकती हैं। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया ने पूर्व काल की आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसमें जो राष्ट्रीय प्राथमिक उद्योग विकास को दूर हटकर ग्रामीण विकास की गई, गलत है, बाकी आप पढ़ लीजिए। 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीति में बाजार तंत्र पर बल दिए जाने के कारण निजी क्षेत्र को विशेष भूमिका प्रदान की गई। अब सरकार ने आयोजना प्रक्रिया द्वारा विकास का माहौल और उसे एक और दिशा प्रदान करती है। अगला है नीचे से ऊपर नियोजन का एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त है। गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। तो कथन कारक सही कारक कथन की व्याख्या कर रहा है। निम्न से कालक्रम में व्यवस्थित की पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास और स्वतंत्रता में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन और भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य था। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ पर देख लीजिए पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू 1951 में संसद में प्रस्तुत की और राष्ट्रीय विकास परिषद में 6 अगस्त 1952 में आया। और भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार 1949 में हुआ था, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित जो 1944 में हुआ था और का संस्थापक सदस्य 1945 में प्रभावी रहा। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो होता है प्रकाशन विभाग द्वारा। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास थे। मुद्रा एवं बैंकिंग है अगला चैप्टर। तो मुद्रा एवं बैंकिंग इसको कर लेते हैं इसको कि नहीं? मुद्रा एवं बैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 400 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगी, मतलब यहाँ पर दिया है। तो मुद्रा क्या होती है? मनी। मनी वह मुद्रा जो का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा 3 विशेषताएं, निम्न विशेषताएं होती है, जैसे मुद्रा सर्व स्वीकार्य होती है, मतलब सभी स्वीकार करते हैं। मुद्रा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा एक स्वरूप विभाजनीय होती है। मुद्रा का कार्य प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, और गौण कार्य इसका है भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा की मांग जो होती है लेन देन ट्रांजेक्शन के लिए होती है, प्रिकॉशनरी के लिए होती है, सतर्कता के लिए होती है और सट्टा के लिए होती है। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। और जो है जबकि 50 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति में। भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापकों के आधार पर मापा जाता है। पहला M1 है, जिसमें करेंसी प्लस जमा मांग और अन्य जमा मांग आता है। करेंसी प्लस जमा मांग और अन्य मांग आता है। और M2 में क्या आता है? ये M1 पूरा और डाक खाने की जमाएं आएंगी, डाक खाने की। और तीसरा है M3, जिसमें M1 प्लस आएगा और सावधि जमाएं आएंगी। और चौथा है M3 और डाक खाने की जमाएं आएंगी। इन मुद्राओं का तरलता क्रम क्या है? M1 सबसे ज्यादा होगा, फिर M2 होगा, फिर M3 होगा, फिर M4 होगा। और व्यापकता क्या होगी? सबसे ज्यादा M4 की होगी, फिर 3 की होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तरलता क्रम M1 M2 3 4 है। व्यापकता है M4 M3 M2 1 M3 को बृहद मुद्रा ब्रॉडर मनी कहा जाता है M3 को। और आधुनिक तो बैंकिंग की बात करते हैं। तो भारत में बैंकिंग का इतिहास। आधुनिक भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1970 में 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ था, जो वर्ष 1808 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। फिर क्या हुआ? अस्तित्व में आए। एक मिनट। आगे चलकर 1921 में नीति ने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर
जो 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टेट बैंक थे। 1881 में स्थापना की गई यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठापित बैंक था। इसी क्रम में 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन का पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का इतिहास एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक मतलब 11 साल बाद 6 और वाणिज्यिक बैंकों का 200 करोड़ रुपए से अधिक जिनका जमा राशि था का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब 6 बैंक ये हो गए और 14 बैंक पहले हुए थे। पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का समालेखन किया, जिसमें 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की थी। इसके क्रियान्वयन होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 रह गई। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, आंध्रा और कॉर्पोरेशन का। और सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक का तथा इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक में विलय हो गया। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। ये देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा 1926 में गठित हुई, हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई। इसके अनुपालन को भारतीय रिजर्व बैंक के अधीक्षण जो है 1934 के तहत 11 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण करना। बैंक की केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से अलग करता है, मात्रात्मक नियंत्रक एवं गुणात्मक नियंत्रक। मात्रात्मक साख नियंत्रक के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। आरबीआई नियंत्रण के उपकरण क्या है? कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। ये जब लिक्विडिटी मार्केट में फैल जाती है तो कैसे कंट्रोल करता है? तो उसका पहला है सीआरआर द्वारा अपने सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, सीआरआर कहलाता है। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। सांविधिक तरलता क्या होती है? एसएलआर बैंकों को समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसे चल एवं सुरक्षित संपत्तियों में रखना होता है, एसएलआर कहलाता है। यह तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। साख नियंत्रण के उपकरण क्या होते हैं? रेपो रेट क्या होते हैं? रेपो रेट वह दर होता है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की दर कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई सस्ती दर में ऋण की प्राप्ति होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है, रिवर्स रेपो कहलाता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक रेट कहलाता है। इसकी भी साख सृजन को विपरीत संबंध होते हैं। एमएसएफ क्या होता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं का 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। आरबीआई और साख नियंत्रक क्या? परिणात्मक साख नियंत्रक है और चयनात्मक है। बैंक दर है, एमएसएफ है, खुले बाजार की क्रिया, शेयर की खरीदारी, रेपो, रिवर्स रेपो और अस्थायी सुविधा दर और एसएलआर सीआरआर है। और चयनात्मक में न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, सलाह, साख मानदंड का निर्धारण है। मुद्रास्फीति या अस्फीति कीमतों में एक अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति या कीमतों में अस्थायी कमी की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति कहते हैं। दर के आधार क्या? क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब स्फीति की दर अंकीय हो। कूदती स्फीति क्या होती है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन जब स्फीति 2 या 3 अंकीय हो। और हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? जब स्फीति की दर बहुत अधिक हो, जैसे कि जिम्बाब्वे में जुलाई 2008 में 23 करोड़ प्रतिशत जब स्फीति मांग के बढ़ने के कारण आए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। जबकि किन्हीं कारणों से
लागतों में वृद्धि हो जाए तो इसे स्थिति में उत्पन्न स्फीति लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। स्फीति तीन प्रमुख कारण होते हैं, मांग में वृद्धि के कारण और पूर्ति में कमी के कारण और लागत में वृद्धि करने के कारण। तो मांग में वृद्धि के कारण क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, काला धन बढ़ जाता है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए और जनसंख्या में वृद्धि और करारोपण में कटौती होती है। पूर्ति में कमी क्या होती है, साधनों की पूर्ति में कमी, श्रमिक आंदोलन में, प्राकृतिक संकट में, कृत्रिम दुर्लभता में, निर्यात बढ़ जाए या आयात में कमी हो जाए, ये सब होते हैं। और साधनों की कमी में वृद्धि, लागत में वृद्धि होती है और जीवन निर्वाह में लागत वृद्धि, एकाधिक लाभ में वृद्धि। फिलिप चक्र क्या होते हैं, इस वक्र आप याद रखें, फिलिप वक्र। 1958 में A.W. विलियम फिलिप्स ने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर पर अल्पकालीन संबंध की व्याख्या की। किस पर? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर पर। उनके अनुसार अल्पकाल में बेरोजगारी दर एक मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात स्फीति दर पर नियंत्रण बेरोजगारी को बढ़ाएगा। तो देखिए बेरोजगारी है और ये स्फीति है। तो जैसे स्फीति बढ़ेगी बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ क्या होगा, बेरोजगारी की दर घटेगी और स्फीति, ये सब देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तो राजकोषीय मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय क्या है? राजकोषीय है, मौद्रिक उपाय कौन से? तो राजकोषीय में करारोपण वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी होगी, ऋणों में वृद्धि कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर सकते हैं, आयात में वृद्धि कर सकते हैं। और मौद्रिक उपाय कर सकते हैं, CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि, रेपो रेट दर में वृद्धि कर सकते हैं, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर सकते हैं, बैंक दर में वृद्धि कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा, उपभोक्ता में पॉजिटिव प्रभाव होगा, व्यापारी पर भी नहीं, उपभोक्ता पर नेगेटिव प्रभाव होगा, व्यापारी पर पॉजिटिव प्रभाव होगा, ऋणी पर पॉजिटिव और कृषक पर पॉजिटिव भी होगा, ऋणदाता पर नेगेटिव और सार्वजनिक बजट पर भी नेगेटिव होगा, और स्थिर आय पर नेगेटिव होगा और सार्वजनिक आय पर पॉजिटिव होगा, और पेंशन भोगी को नेगेटिव होगा और आयात पर पॉजिटिव होगा, निर्यात पर नेगेटिव होगा, आयात पर, रोजगार पर पॉजिटिव होगा, और उत्पादन बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिमों को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिमों को मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता ही उतनी खराब होगी। पहला दूसरा गलत सही है तो तीसरा गलत है। अगला, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणात्मक करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था 50 करोड़ रुपए या अधिक दबावयुक्त परिसंपत्तियों का जो ससंग उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी समाधान करने का लक्ष्य के लिए था। तो अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव मुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट्स का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना की पुनर्रचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। ये करंट की न्यूज होती है। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। और दूसरा है, वे सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणाली का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। गलत है। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक को समेकित प्रणाली पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये भी गलत है, पहला सही है। तो भुगतान प्रणाली आंकड़े मतलब स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम के संबंध भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को जारी निर्देश भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों संबंधित सम्मत आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहित किए जाएं। इन आंकड़ों में मैसेज भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन देन संबंधी विवरण, समग्र की गई, लाई गई, संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिए। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली प्रदाता प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेखा परीक्षा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। अगला, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में नकदी रहित लेन देन बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसमें 7 सदस्य थे।
अगला है, कभी-कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापार छूट दर, मार्जिन डिस्काउंट रेट निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो वह करता है, यह बैंक द्वारा व्यापारी अथवा ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगला है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई देश के वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायक है। एनपीसीआई एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। तो ये कौन सा दोनों को दोनों सही है। रुपए कार्ड भारतीय भुगतान राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मार्च 2000 में प्रारंभ स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसका नाम दो शब्दों रुपया और पेमेंट से मिलाकर रखा गया है। इसे बहुराष्ट्रीय वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस या मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ को यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने का सर्वाधिक संभाव्यता होती है? तो ऑनलाइन भुगतानों के मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे आरबीआई विनियमित इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने विकसित किया। यह आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस अवसर पर आधारित है, किंतु किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेन-देन को स्मार्टफोन के माध्यम से संपन्न करता है। यह ग्राहक को एक बैंक खाते से विभिन्न व्यापारी को ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। अगला है, कभी-कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, गलत है। बिटकॉइंस के पते का वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है, तो ये दो भी सही है। तो बिटकॉइंस एक क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा है जिसका विकास सातोशी नाकामोतो छद्म नाम वाले प्रोग्रामर द्वारा किया गया था। यह एक ब्लॉकचेन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। अगला है, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। उनका तुल्यता पर व्यापार एवं विनिमय किया जा सकता है और इसके लिए उनका वाणिज्यिक लेन-देन के माध्यम से रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन्स एक डिजिटल संपत्ति जो कला, संगीत एवं इन गेम्स, आइटम्स और वीडियो जैसी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ भी इसे डिजिटल रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, एनएफटी हो सकता है। अतः कथन सही है। तो अगला देखेंगे, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत, क्योंकि एनएफटी बिटकॉइंस एवं एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के समान प्रोग्रामिंग करके बनाई है, परंतु इसकी समानता यही खत्म हो जाती है। प्रत्येक एनएफटी के अंतर्गत एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है जो एनएफटीएस को एक दूसरे के बराबर आदान प्रदान को असंभव बनाता है। अगला है, विचार कीजिए निम्न कथनों पे। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा, मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा। इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन में शामिल हैं? तो वो हैं जनता के पास, बैंकों के पास और सभी के सभी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो बनती है जनता के पास करेंसी से, बैंकों में जमा राशि, बैंकों में सार्वजनिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते में 1 लाख रुपए नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो अगला है, निम्नलिखित तरल संपत्ति पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा और करेंसी। तो इसको क्या घटते क्रम में लगाना है? तो ये हो जाएगा, पहले करेंसी होगी, फिर बैंकों के पास जमा मांग होगी, फिर जाके आपका होगा बैंकों के पास बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधिक जमा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मतलब मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो वह बढ़ता है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण। तो ये देख सकते हैं, जनता बैंकिंग आदत वृद्धि होगी, बैंक जमा में वृद्धि होगी, फिर बैंक द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, फिर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, फिर मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है ये बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा से। अगला काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। और भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो उसका कारण है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो जीडीपी विकास दर में वृद्धि करना। अगला है, भारत में कागजी मुद्रा बार बार कब शुरू की गई? प्रथम बार कब शुरू की गई? 1542 में।
अगला है भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 में जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75 में वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया और बंगाल बैंक 1784 से 91 द्वारा की गई और 1861 में पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों में कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। अगला है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के तहत प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, तो वो हो गया 1 जून 1964 को। तो वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित में आई और वर्ष 1957 से 64 तक भारत में टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया और वर्ष 1964 में नया पैसा से नया शब्द बाहर आ गया, अब इसे पैसा कहा गया। मतलब मुद्रा की दशमलव प्रणाली के तहत प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 को पैसा हो गया। अगला भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, तो वो शुरू की 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है, तो वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। भारत में रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ था मतलब करेंसी नोट छापने का प्राप्त हुआ था 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्रमुख रूप से 10, 20, 50, 100, 500 तथा 2,000 करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, तो वो लगभग 115 करोड़ रुपए का। अगला है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो वो आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है, तो वह है स्वर्ण मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करती है, तो वो सभी के बदले स्वर्ण मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, सबके लिए। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वो अधिकृत है वित्त मंत्रालय सिक्के के लिए। और भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, वो होती मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। टकसालें सिक्का ढलाई पूर्व स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त 1988 में नोएडा में एक और टकसाल स्थापित की गई। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, वो किया जा सकता है ऊंची कीमतों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है, तो विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी और उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। तो हो जाएगा 1, 2, 4 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, तो उसके कारण होते हैं वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना और मुद्रा का मूल्य गिर जाना, तो ये हो जाएगा दोनों। और निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने से निहितार्थ होता है, तो वो है कीमतें गिर गई, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी बढ़ रही हैं, तो दूसरा होगा। तो उसका निहितार्थ है केवल दूसरा, खाद्य पूर्ति बढ़ गई। मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर में कमी आ गई, जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने के साथ पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतें गिर गई, कम हो गई होती हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभ पाता है, तो वह है ऋणी। तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है, किसके लिए, देनदार के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है, पर इनमें से कौन सा सही है, तो केवल दूसरा। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ या बांड धारकों को हानि पहुंचाती है। मुद्रास्फीति में के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है, जिसके कारण ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा ऋण अदायगी के रूप में देनी पड़ती है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, दूसरा है मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, तो दूसरा है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। किसी वर्ष के किसी माह के किसी विशेष सप्ताह में यदि 5% मुद्रास्फीति है, तो
इसका तात्पर्य है कि उस वर्ष के ठीक पिछले वर्ष के उसी माह के उसी सप्ताह विशेष की अपेक्षा वस्तु समूह की भारित कीमत में 5% की वृद्धि हुई। अर्थात मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर किया जाता है। स्पष्ट है कि किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर शून्य होने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की दर शून्य हो। अगला है, भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण है, इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। तो कौन सा सही है? तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो वह है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। तो ये तीसरा है, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट होती है। अगला है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी-कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव होता है। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ? तो वह कदम था बजट घाटे और अनुत्पादन व्यय को नियंत्रण में रखना। अगला है कथन कारण, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है, यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसका जो है कारण कथन सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रा वह होती है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव शामिल नहीं किए जाते हैं। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उन्हें चिन्हित कीजिए। तो वह है, भारत में मुद्रा प्रसार की दर अपना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। मतलब जब देखिए तब जो था, इसका आंसर जो था सही उत्तर तब डी था, लेकिन अभी बी है, क्योंकि अप्रैल 2014 के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति मापन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया गया है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, तो सभी के सभी पर। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन से सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक सूचकांक या फिर उपभोक्ता सूचकांक? तो यह है उपभोक्ता सूचकांक। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो शीर्षक वाली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई सी पर होती है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को संदर्भित करता है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो वो किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक पर, जिसे सीपीआई बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। और निम्नलिखित में किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +2-2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया? तो भारत सरकार ने। अगला है, 1991 के कैलेंडर के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मासिक औसत के आधार पर थी, वो 12.7% थी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है। तो पहला सही है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता, जैसा कि सीपीआई करता है, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मूल्य मान हेतु तथा भारत प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई अपनाया लिया है, तो नहीं सीपीआई चल रहा है। तो उपभोक्ता, ये होगा ऑप्शन ए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर से समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 45.9% है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक का 24.4% है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तु या सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, सही है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय और औद्योगिक नीति तथा पुनर्निर्माण विभाग करता है, तो ये गलत है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति मापन हेतु किया जाता है, तो पहला तीसरा सही है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सीपीआई वर्तमान में सीपीआई सी कंबाइंड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कि गणना जो है लेबर ब्यूरो एंड एनएसओ द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। तो इसमें जो होगा
तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है, सीएसओ द्वारा? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई IW, कृषि श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक सीपीआई AL तथा ग्रामीण के लिए सीपीआई RL। और इस तरह सीपीआई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से उधर संकलित किया जाता था, जिसे अप्रैल 2008 में बंद कर दिया गया, और वर्तमान में सीपीआई रूरल तथा सी का संकलन NSO द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ताओं की कीमत सूचकांक निकालता है? तो श्रम ब्यूरो निकालता है। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1982 में स्थानित किया गया, तो 2001 में। औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वर्ष 1960 को किस आधार वर्ष में परिवर्तित किया गया? तो 1982 में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में निम्नलिखित एक मिनट निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, सीपीआई IW का। भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो आधार उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन संस्थापक कार्यालय जारी करता है? तो वो करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है, थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1993 और 94 में 100 को आधार मानते हुए WPI श्रृंखला 1998 में प्रभावी हुई, तो गलत है। नई WPI श्रृंखला बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10% अंकों तक कम हो गया है। बिजली का भारित महत्व नई WPI श्रृंखला में बढ़ गया है, तो दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन बी। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन पर गठित हाशमी समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें नवंबर 1999 में सौंपी। हाशमी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से थोक मूल्य सूचकांक का आधार 1981 से 82 में परिवर्तित किया, और परिवर्तित किया कर 1993-94 कर दिया। वर्ष 81-82 के आधार पर WPI बुनियादी वस्तुएं, ईंधन, विद्युत एवं स्नेहक तथा विनिर्मित वस्तुओं का भारांश क्रमशः 32%, 10% और 57.04%। 1993-94 आधार वर्ष में परिवर्तित होकर बुनियादी वस्तुओं में ईंधन वस्तुओं, स्नेहक तथा विनिर्मित वस्तुओं का इतना हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक की गणना विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना है? तो वह है लगभग 64.23%। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद को। अगला है, WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ, तो हुआ 14 सितंबर 2010 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 में बदलकर किस वर्ष को बनाया? तो बनाया 11-12 को। किस तारीख को नए थोक मूल्य सूचकांक को, जिसका आधार 2004-5 में जारी किया गया था, 14 सितंबर 2010 को। तो भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला क्या है? तो 1993-94 के आधार पर मूल्य संदर्भ में। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार 1993-94 से हटाकर किया जाए, तो 2005-4-5। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI WPI खाद्य सूचकांक वस्तुओं को कम महत्व देती है, तो दोनों सही है। वर्तमान मूल्य सूचकांक आधार पर 1960 और लगभग 330 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य को भारित औसत। तो मूल्य सूचकांक कुछ निश्चित वस्तुओं को मूल्य भारित औसत होता है। प्रश्न अनुसार वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष की अपेक्षा 330 होने का तात्पर्य है। उत्पादित कीमत सूचकांक मापता है, यह उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। अगला है, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मजदूरों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या है। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो है ब्याज दर को कम करना। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें है घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो
मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति की उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे मुद्रा के प्रसार में कमी लाई जा सकती है। अगला है, हाल के वर्षों में भारत में निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के लिए कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट जाता है। ये गलत है। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, ये सही है। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनाओं अवरोध हुए हैं, तो दूसरा तीसरा सही है। अगला है, कथन है अक्टूबर 2009 में फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी। कारण है वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य जो है $140 प्रति बैरल से घटकर 30 प्रति बैरल हो गया था। तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ भारतीयों द्वारा हुआ था तथा उसके प्रबंध में चलने वाली समिति सीमित देयता का प्रथम बैंक था, तो वह था अवध कॉमर्शियल बैंक। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीय बोर्डों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसका स्थापना 1894 में हुई थी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किए। बैंकों का राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। तो ऊपर इनसे किन किन पर भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करके उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है? तो वह है तीनों के तीनों। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम हुई थी? तो इसमें बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो ये है सी। भारत में जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था और सब बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो है 1973 में हुआ था, और भारतीय स्टेट बैंक का जो 1955 में हुआ था, और बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम जो था 1949 में आया था। पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह था जुलाई 1969 को। 14 बैंकों का हुआ था। निम्नलिखित में से कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो इसमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था 49। उसके बाद 6 साल बाद एसबीआई का हुआ था, और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में 1 साल बाद हुआ था, और 14 बैंकों का 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन हो गया ए। गौरवभाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो ये दूसरा तो गलत है, इसमें सी कहाँ हो गया? अच्छा हाँ हाँ सही है। 1980 में 6 बैंकों का हुआ था और 14 बैंकों का 1969 में हुआ था। तो ये ऑप्शन हो गया सी। अगला है, वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र कितने बैंक हैं? तो कितने बैंक हैं? तो अभी हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची है, तो ये है पहला, लगभग 12 है। यूको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह से कह रहा है। भारत में सार्वजनिक बैंक थे 2018 में सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का समालेखन 4 बैंक के रूप में किए बृहद योजना की घोषणा की। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 रह गई। 11 है अभी प्रेजेंट में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ है। तो कौन सा लाभ है? इससे पैमाने की मितव्ययिता होगी, पूंजी तक आसान पहुंच होगी, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार होगा, विश्व स्तरीय आकार के बैंक होंगे। तो सभी के सभी सही हैं। अगला है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उनके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। तो कौन सा दूसरा सही है? पहला गलत है। तो 2008-9 में 2016-17 के मध्य भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 1,18,724 लाख करोड़ रुपए अंतर्विष्ट किए गए हैं। सरकार द्वारा अंतर्वेशित इस पूंजी में वर्षावर काफी विचलन देखा गया। इसमें क्रमिक वृद्धि का अभाव दिखाई देता है। अगला है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को अंकित करता है। तो कौन सा सही है? दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत में सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है। ईच इनहैंड एक्सियर्स
एशियर्स एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मिलित किया जाता है। जून 2022 में इस श्रेणी का 5वां ईज जो है जारी किया गया। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। पहला, ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। दूसरा है वसीयतों के लिए निष्पादन तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। तो दोनों को दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक है? तो वह है इंडियन ओवरसीज बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है? तो पंजाब बैंक निजी बैंक है। पंजाब बैंक को छोड़कर शेष तीनों बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक थे। हालांकि वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक जो है ये जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो आईसीआईसीआई जो है नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 को प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात मध्यान्ह 2023 में 22,000 से अधिक शाखाएं जो हैं 65,627 एटीएम्स हैं। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जिनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अप्रैल 2011 में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत रहे हैं? तो उस टाइम थे प्रदीप चौधरी। वर्तमान में दिनेश कुमार खारा इस पद पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो वह करते हैं बैंक ब्यूरो। ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक ब्यूरो बोर्ड के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई गवर्नर बैंक ब्यूरो बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो ये गलत है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन सुधार दृष्टि बैंक ऑफ ब्यूरो की स्थापना जेपी नायक समिति की अनुशंसा पर की गई थी। 1 अप्रैल 2016 से बैंक ब्यूरो ने अपना कार्य प्रारंभ किया। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों के चयन हेतु संस्तुति करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनिधियों और पूंजी वर्धन नियोजन को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं अध्यक्षों चयन हेतु करता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का निधि पूंजी योजना को विस्तृत करने में मदद करता है। बैंक ब्यूरो अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 पदेन सदस्य तथा 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सभी 5 असंकालित प्रकृति के होते हैं तथा 2-3 सत्य हैं और कथन 1 असत्य है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो वो है एसबीआई। 2015 में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की 7 बड़ी कंपनियों में अमेजॉन इंडिया, बुक माइशो और क्लियर ट्रिप, फेबरनेसी, फूड पांडा और लेंसकार्ट तथा ओला के साथ भागीदारी में सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। निम्नलिखित में किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली? तो खोली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2006 में। निम्नलिखित निजी बैंक में से कौन बैंक चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो यह है एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन के शंघाई शहर में अपनी शाखा स्थापित की। किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? तो वो थी आईसीआईसीआई। ये जो है 12 दिसंबर 2002 को मुंबई में सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो किस ई किसान ऐप धन लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने 2020 में ई किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। इस एप्लीकेशन से किसान फसलों के भाव, किस मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है तो वह है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ। इसमें किसी एक बैंक के साथ क्या हुआ? आईसीआईसीआई में हुआ। तो 13 अगस्त 2010 में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक की लिमिटेड के साथ प्रभावी हुआ। इनमें से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले में बंद हुआ? तो वह है बैंक ऑफ कराड़। तो 1992 प्रतिभूति घोटाले में लिप्त बैंक ऑफ कराड़ को बंद कर इसका विलय 1994 बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? तो वह संस्था कौन सी है? वो है आईसीआईसीआई और आईडीबी और बीआई और आईएफसीआई। उपरोक्त सभी को किया गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इंडियन बैंक क्या है? ये सार्वजनिक बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक क्या है? निजी बैंक है।
और सिटी बैंक क्या है? सिटी बैंक जो है विदेशी बैंक है, और सहकारी सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है, तो ऑप्शन हो गया डी। अगला है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किसी एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, ठीक है। बृहत बृहत बैंक है, और उत्पत्ति देश कौन सा है? एनबीएन एमरो बैंक की उत्पत्ति देश कौन सा? नीदरलैंड है, ये मिलान गलत है। और बारक्लेज बैंक के कौन है? तो लंदन है, यूके। और कुमिन बैंक की दक्षिण कोरिया है, तो ये गलत है, केवल दूसरा सही है। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें इन बैंकों में स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा पहले पहले भारतीय स्टेट बैंक 1955, अग्रणी बैंक 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982। और भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के असंधारण की अधिकता सीमा पूर्वदंत पूंजी को 49% तक है। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों में 49% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। तो कौन सा दूसरा सही है? पहला गलत है। निजी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु जनवरी 2001 में आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी निजी बैंक की स्थापना के लिए आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी जो है 200 करोड़ रुपए होगी, तथा कारोबार की शुरुआत के प्रथम 3 वर्षों के भीतर 300 करोड़ रुपए करना आवश्यक होगा। संप्रवर्तक का अंशदान किसी भी समय बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम 40% होगा। निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी श्रेणियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का उच्चतम सीमा 20% से 49% करने का घोषणा होगा। आरबीआई द्वारा फरवरी 2002 में की गई इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में एक गलत है, जबकि दूसरा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग कितना था? तो वह था 37%। अग्रणी बैंक की योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 को, ठीक है। तो अग्रणी बैंक की योजना जो है प्रारंभ प्रोफेसर डी.आर. गौडगिल की अध्यक्षता के सामाजिक उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल के साथ हुआ, जिसमें अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है। लीड बैंक का कार्य किया जाता है, तो किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें है कि प्रत्येक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिले अपनाए जाएं। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो किया गया था अग्रणी बैंक की योजना लीड बैंक स्कीम के लिए। फिर नेक्स्ट, जिला शाखा योजना बनाई जाती है, तो बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो है SIDBI, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का है लखनऊ में। सिडबी की स्थापना की गई एक लघु स्तरीय उद्योगों की वित्त प्रदान करने हेतु। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कौन सा मिलान सही है? तो इसमें जो है दूसरा लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई, यही सही है, और ये सब सही नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, और ना कि मुंबई में, ठीक है। तो ये जो है दूसरा गलत है, सुमेलित नहीं है, दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। ओवरसीज बैंक चेन्नई में, इलाहाबाद बैंक कोलकाता में, तो ऑप्शन हो गया बी। फिर नेक्स्ट, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो उसको योग्यता लाभार्थी को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, तो सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो है निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। अगला है, निम्न से कौन सा जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो वह था सी रंगराजन। वित्तीय समावेशन में बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे रंगराजन। हालांकि इस समिति का गठन 26 जून 2006 को किया गया था, तथा इसने अपनी रिपोर्ट 4 जनवरी 2008 को प्रस्तुत की थी। सी रंगराजन ने आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई? तो दी गई रंगराजन समिति द्वारा। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? जिसमें प्रयोजन है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, और युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर नेक्स्ट है,
भारत में वित्तीय समावेशों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व इस नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, और तो ये गलत है, दोनों नहीं जारी कर सकते हैं। भुगतान बैंक ऋण देने का कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की, तो नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रभावित करने के लिए नई बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन सितंबर 2003 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी थी। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो प्रतिछाया बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। अगला है, किस बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अन्य क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। अगला है, भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, और ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती, तथापि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकती है। कथन 2 सही है, पहला गलत है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो वह था 23 फरवरी 2018 को। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं को प्रावधान करता है। ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह है, तो वह कौन सी सेवाएं? ऋण सुविधाएं हैं, बजट सुविधाएं हैं, बीमा सुविधाएं हैं, निधि अंतरण सुविधाएं। तो सभी के सभी हैं। फिर है नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.एच. मालेगाम थे। वह 2010-11 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इन व्यवहारों को कुछ कारण द्वारा कुछ किसानों द्वारा आत्महत्याओं की रिपोर्ट को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझाव हेतु वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए हैं? तो किए गए मालेगाम समिति पर। गुल्लच बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह है पटना में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? तो वह है किसानों की साख। फिर है नेक्स्ट, भारत में किस वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जमा शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंक की देनदारियों सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो है सावधि जमाएं। वाणिज्यिक बैंकों में